Hello students, I am Prakash Visohar, teacher of accounts. First of all, welcome you in SDE classes. जैसा कि बेटा आप जानते हो, ड्यू टू कोरोना कि भाई हम स्कूल में अपना रेगुलर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए क्या है स्कूल ने हमारे लिए जो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाई हैं उन्हीं का बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा +1 की अकाउंटेंसी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चल रहा था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने पहले पढ़े सेपरेट एंटिटी और बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े। उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट जो क्या है भाई प्रिंसिपल वो क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। भाई जैसा कि आपको पता है कोई भी फर्म हो उसकी सही जो भी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, जो सही जो प्रॉफिट है लॉस है उसका हमें कब पता चलता है कि जब बिजनेस बंद हो। भाई एक फर्म ने, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक फर्म ने इस साल प्रॉफिट कमाया और मान लीजिए 50,000 का, और अगले साल उसे नुकसान हुआ 60,000 का, अगले साल फिर उसे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या कहें कि वो फर्म प्रॉफिट में है लॉस में है। यानी कि एक साल के जो अकाउंट्स हैं वो उसकी सही पिक्चर को डिपिक्ट नहीं करते। तो किसी भी बिजनेस के भाई क्या है उसकी सही जो पोजीशन है, सही जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, सही उसका जो प्रोबेबिलिटी है भाई प्रॉफिट एंड लॉस है, ये पता करने के लिए भाई कब पता चलेगा, जब वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बिजनेस बंद हो जाएगा तब हमें उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्या करें इसके लिए, बट बंद होगा इसके लंबे समय के बाद जब हम अकाउंट्स बनाएं तो हमारे लिए यूजेबल नहीं रहेंगे, ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगे। उनका सही फायदा हमें कब मिलेगा बेटा, तब मिला है जब भी वो बीच में हमें अपनी बातें बताते रहे भाई हम फायदे में चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सकते हैं, या हम भाई लॉस में चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इसके लिए भाई क्या जरूरी है कि भाई एक क्या फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के बाद भाई हमें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। यही है भाई हमारा पहला जो हम नेक्स्ट जो बता रहे हैं भाई अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी अकाउंटिंग फर्म मस्ट बी प्रिपेयर हिज अकाउंट्स आफ्टर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। एक इंटरवल के बाद सभी को बनाने चाहिए और वो सभी के क्या होने चाहिए भाई, टाइम जो पीरियड है वो सभी का सेम होना चाहिए। यानी कि भाई सभी फर्म या तो भाई जिस महीने जिस तारीख से शुरू कर रहे हैं जो जब तक है वो सेम होना चाहिए। यानी कि वो, और ये जो पीरियड है हमने कब का मानना है बेटा, 1 साल का मानना है। कब का मानना है, 1 साल का। और अकॉर्डिंग टू जो हमारे भी क्या है इनकम टैक्स एक्ट है या दूसरे जो एक्ट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो हमारा जो इंटरवल है 1 साल का, ये कब से कब होता है बेटा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो हमारा जो पीरियड है यानी कि हमारे जो अकाउंट्स हैं जो कब से कब बनने चाहिए भाई, 1 अप्रैल से हमारे साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो इससे भाई हमें हर साल अपने भाई क्या है प्रॉफिट और लॉस का पता चलता रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते रहते हैं अपने डिसीजन से लेते रहते हैं। मान लीजिए कोई फर्म उसको नुकसान हो रहा है, कोई खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमने जब अकाउंट्स बनाए तो उसमें देख के भाई उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स उठा के आगे उसको सही कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्या है भाई जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स हो एक क्या भाई एक फिक्स पीरियड के साथ सभी को बनाने चाहिए, एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे बनाने चाहिए। और जो इंटरवल है कितने महीने का है भाई, 12 महीने का है। उस 12 महीने के साथ हमें अपने ये बनाने चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा भाई जो हिस्टोरिकल, सेकंड जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है भाई हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम बेटा और क्या बोल देते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि भाई क्या होना है, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को उनके नाम से ही पता चल जाता है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको उनके नाम के द्वारा ही ढूंढ लेते हैं। तो जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक जो मूल्य है, यानी कि जो भी क्या है हमारा कोई भी हमारी जो भी क्या है जो ट्रांजैक्शन है
कोई भी मान लीजिए हमने असेट परचेज किए तो उसको हमेशा बेटा बुक्स में किस वैल्यू दिखाएंगे, एट देयर कॉस्ट वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। जैसे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी आज से 4 साल पहले, तो भाई क्या होगा, 4 साल पहले जो हमने खरीदी थी उसी में से जो डेप्रिसिएशन लगते हुए जो आज आई है वही कीमत शो करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को शो करेंगे। According to historical cost concept, all assets are recorded in the books at their cost value or their purchased value। इसके भाई क्या है, इसके फेवर में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं एसेट को कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लीजिए मैंने जो बिल्डिंग बनाई है उसकी भाई क्या है, मेरे पास क्या है जो बनाई है, तो उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स है उससे मैं उसकी जो कीमत उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर मार्केट वैल्यू को लिखें तो मार्केट वैल्यू सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। आज भी मार्केट वैल्यू किसी कोई आदमी उसकी कुछ बता सकता है, दूसरा आदमी उसकी कुछ बता सकता है, तो टाइमली ये अलग अलग होती रहती है। इसलिए जो मार्केट वैल्यूज को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर पाना बेटा मुश्किल होता है। इसीलिए ये रीजन है कि जो भी असेट्स हैं उनको उनकी जो क्या है बुक वैल्यू जो है या कॉस्ट वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने उनको खरीदा है उसके ऊपर उसको शो किया जाएगा। कोई भी असेट उसकी बेटा दो कीमतें होती है, एक तो वो कीमत जिसपे उसको खरीदा है, दूसरा रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि जिसपे उसको हमको बेचेंगे उस वैल्यू पे। तो हमारी जो क्या हम हमेशा उसको किस पे दिखाएंगे, उसकी कॉस्ट वैल्यू यानी कि जिस कीमत पे उसको खरीदा था, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोल दिया जाता है। आई बात समझ में कि भाई क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका बेटा, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो असेट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, जो असेट्स आर ऑलवेज शोन ऑन देयर बुक वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ मार्केट वैल्यू। हम उन्हें कभी भी उनकी जो बाजार कीमत है जो बेचते हैं उसकी मार्केट वैल्यूज को नहीं शो करते हैं, उस पे शो नहीं करते हैं, उनको हमेशा बेटा किस वैल्यू शो करते हैं, एट देयर कॉस्ट वैल्यू। मान लीजिए कोई जमीन थी, लैंड थी, आज से 5 साल पहले मैंने उसको 5 लाख रुपए में खरीदा था, तो आज भी उसको हम किस पे दिखाएंगे, 5 लाख पे दिखाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कोई फर्नीचर है, मैंने एक फर्नीचर खरीदा था वही 50,000 रुपए का, और आज डेप्रिसिएशन लगा कि कितने का बच गया, वो 40,000 का, तो उसे हम 40,000 में दिखाएंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट वैल्यू। और उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है भाई, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेटा कि ऑल ट्रांजैक्शन हैव डबल एस्पेक्ट्स, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं बेटा, एक तरफ कुछ आ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ जा रहा होता है। एक तरफ कुछ है, आप जैसे कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है, देयर इज नॉट एनी ट्रांजैक्शन व्हिच हैव ओनली वन एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैव डबल एस्पेक्ट। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के भाई दो पहलू होते हैं, एक तरफ कुछ आ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ आ जा रहा है, और इसी कारण इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू साइड्स, वन डेबिट साइड एंड अदर क्रेडिट साइड्स। ऑन वन हैंड वी डेबिट ए अकाउंट, ऑन द अदर साइड वी क्रेडिट एन अनदर अकाउंट। एक तरफ बेटा हम किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो दूसरी तरफ किसी दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें केवल आ रहा है कुछ जा नहीं रहा है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप सोच के देखिए, जैसे मैंने मैं क्या एक बिल्डिंग खरीदी, तो भाई मैंने बदले में क्या दिया, पैसा दिया, कैश गया। मान लीजिए मैंने कैश नहीं दिया तो भाई क्या हुआ, भाई उधार है, तो दूसरी तरफ मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, इधर मेरी बिल्डिंग बढ़ गई। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कम से कम दो अकाउंट्स को प्रभावित करती हैं, और एक अकाउंट क्या करता है भाई, फायदा उठाता है, और दूसरा अकाउंट क्या करता है बेटा, उसके बदले में एवज में जो फायदा लेता है उसके बदले में दूसरा क्या करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है भाई, एक्सपेंस करता है या सेवाएं लेने के बदले में कुछ भुगतान करता है। तो प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन उसके दो पहलू होते हैं, ऑन द वन साइड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड अदर साइड अदर अकाउंट इज डेबिटेड। तो इसलिए क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो दोनों पहलू है, जो आ रहा है उसको भी लिखना है और जो जा रहा है
उसको भी लिखना है। और वो सिस्टम जिसमें भाई बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। हमारा जो नेक्स्ट जो 7th जो चैप्टर है बुक में बेटा वो किसका है, डबल एंट्री सिस्टम का है। आई बात समझ में कि every transaction have two aspects और recording of both aspects is called double entry system। और भाई क्या है भाई, इसको हम क्या है भाई, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक तरफ कुछ आ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ बेटा जा रहा होता है। तो जो आ रहा है उसको भी लिखते हैं और जा रहा है जो उसको भी लिखा जाता है। इसीलिए हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा हमारी जो बनती है वो क्या बनती है बेटा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आई बात समझ में नहीं आई कि प्रत्येक ट्रांजैक्शंस के बेटा दो पहलू हैं और दोनों को ही जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो किसी भी लेन को किसी भी ट्रांजैक्शन के जितने पहलू होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों को ही जो आ रहा है उसको भी लिखा जाता है और जो जा रहा है बेटा उसको भी लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो भाई क्या है कॉन्सेप्ट है बेटा वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये इसको हम बोल देते हैं रियलाइजेशन। क्या बोल देते हैं बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए जैसा कि मैं हर कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं कि उसकी जो हेडिंग है वही उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि भाई रेवेन्यू की पहचान की जाती है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है बेटा, कि जो रेवेन्यू हमें हुआ है वो जिस पीरियड से संबंधित है इसका कैसे कोई रिलेशन नहीं होता। मान लीजिए मैंने अगर कोई गुड्स सेल की हैं उसका पैसा चाहे मुझे मिला है या नहीं मिला है, बट उन सेल्स को हम किस में लिखेंगे, इसी साल में। जिस साल को रेवेन्यू हमारा जिस साल हमने सेल्स किए वो रेवेन्यू भी उसी साल का उसी ईयर का बेटा होगा। आई बात समझ में कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जो रेवेन्यू जिस साल का है वो उसको उसी साल में क्या किया जाएगा भाई, एडजस्ट किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग भाई क्या होता है आपका, जैसे हमने इस साल में कोई असेट बेची चाहे उसका पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, जो हमें रेवेन्यू मिला है वो इसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा। जो इनकम जिस साल की है उसको उसी संबंधित साल में लिखा जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम जो नेट प्रॉफिट है या जो हमारा नेट लॉस उसका पता लगा हमें सकते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट क्या है भाई, हम क्या करेंगे, वी एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्रीपेड, और क्या होता है रिसीव्ड इन एडवांस। इसी के कारण हम भी जो हम आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट्स करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम्स के या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के या प्रीपेड के या रिसीव्ड इन एडवांस के, वो सारे इसी के कारण हो सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रेवेन्यू जिस पीरियड से है जो जब मिली है, यानी कि अगर हमने माल इस साल बेचा है तो उसको इसी साल में लिखेंगे चाहे वो पैसा हमें अगली साल में मिला हो। यानी कि जो कैश है उसका भी क्या है, रेवेन्यू से कोई रिलेशन, यानी कि जो सेल से कैश का कोई रिलेशन नहीं है। अगर माल इस साल बेचा तो इस साल की इनकम है, चाहे पैसा हमें उससे अगली साल मिले या उससे अगली साल मिले। इसी तरीके से मान लीजिए हमने भाई पैसा अभी मिल गया परंतु बेचा माल अगली साल है, तो भाई क्या हो गया, वो अगली साल बेचा है तो अगली साल से संबंधित इनकम है, क्योंकि पैसा रिसीव इन एडवांस है ना, तो इस साल की इनकम ना होगी किस साल की होगी बेटा,
अगले साल की होगी, यानी कि जो इनकम जिस साल से संबंधित है वो उसी साल में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। आई बात समझ में? ये आपके आज के क्या थे बेटे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ज्यादा नहीं है, कम से हैं, इनको अपने घर पे रिवाइज कीजिए अच्छे से। देखो एक बार फिर दोबारा से बताता हूँ, आज जो हमने पहला करवाया बेटा वो था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि प्रत्येक फर्म को अपना नेट प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए क्या है भाई, क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और ऐसा करने के लिए भाई क्या होना चाहिए भाई, वो एक टाइम पीरियड के लिए बनानी चाहिए पड़ती है। तो कितने दिन के बाद बनाई जाए, तो भाई ये डिफाइन किया गया भाई हम एक साल के लिए भाई फ्रीक्वेंट इंटरवल पे कुछ क्या है भाई छोटे छोटे अंतराल के बाद अपने अकाउंट्स बनाएं। भाई एक लंबे समय के बाद भाई सही प्रॉफिट और लॉस का तो हमें तब पता चलता है जब बिजनेस बंद हो जाता है, परंतु एक लंबे समय के बाद यानी बिजनेस बंद हुए उसमें अकाउंट्स बनाएं तो हमारे लिए ज्यादा कारगर नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद बताया, और इंटरवल्स क्या बताया गया है, एक साल का बताया गया कि प्रत्येक फर्म एक साल के बाद अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे। और वो जो साल है उनकी वो कम से कम होता है बेटा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये पीरियड बताया गया है। सेकंड है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल असेस्ड आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट वैल्यू। भाई जितनी भी असेट जो हम परचेज करते हैं तो जिस कीमत पे हमने उनको परचेज किया है जो उनकी कॉस्ट वैल्यू उसी के ऊपर उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, उनकी मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है हमारे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हाउ टू एस्पेक्ट्स, वन साइड ऑन वन हैंड वी डेबिटेड वन अकाउंट, ऑन अदर साइड वी क्रेडिटेड अदर अकाउंट। तो हम एक तरफ एक अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ किसी दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। तो हमें भी जो अकाउंट्स में हम क्या है दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि एक तरफ जो आ रहा है उसको भी और दूसरी तरफ उसको हम कहें तो जो जा रहा है उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। और इसको क्या बोल देते हैं बेटा, हम डबल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। इसी के कारण भाई क्या होता है आपकी जो इक्वेशन बनती है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बनती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बेटा क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, यानी कि आय का जो पहचान है वो कॉन्सेप्ट, यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जो इनकम जिस साल से संबंधित होती है उसको उसी साल में लिखना चाहिए। जैसे हमने माल इस साल बेचा है तो बेटा वो इसी साल की इनकम है, ठीक है, चाहे पैसा इस साल मिले चाहे ना मिले। इसी तरीके से अगर पैसा इस साल मिल गया बट वो हमने माल कब बेचा, हमने जो गुड्स है वो सेल की कब की अगली साल, तो भाई नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उसको अगले साल की इनकम मेरी शो करना चाहिए। आई बात समझ में बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके आज क्या थे भाई, एक छोटा सा हमने कुछ क्या है प्रिंसिपल्स बताए थे जो इम्पोर्टेंट है आपके, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप अपने ग्रुप्स में या पर्सनल हमारे जो नंबर हैं उनके ऊपर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। स्टे एट होम एंड बी सेफ बेटा, ओके बाय।